दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एक थ्रिलर कहानी है जो असल में एक रशियन कहानी है। इसे लिखा है एंटोन चेखोव ने। मैंने इस कहानी को हिंदी उर्दू में हिंदुस्तानी में आपके लिए बदला है ताकि आप इसका ज़्यादा मज़ा ले पाएँ। कहानी का नाम है शर्त। चलिए शुरू करते हैं। चौड़ी सड़क के किनारे बने एक 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर मैं इधर से उधर परेशान टहल रहा था। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं और मैं बार बार अपने रेशमी नाइट गाउन को कसता था और बार बार खुद को कोसता भी जाता था कि काश काश मैंने 15 साल पहले वो शर्त ना लगाई होती। काश जब मैं शर्त लगा रहा था तब कोई मुझे रोक लेता तो आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। पर अब क्या हो सकता था। मैं किनारे रखे एक गद्देदार बादामी सोफे पर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। मेरी सिगरेट से उठता हुआ धुआं कमरे में फैलने लगा और मैं याद करने लगा 15 साल पहले की वो पार्टी, जब ऐसी ही एक रात इसी कमरे में मैंने वो मनहूस शर्त लगाई थी। पार्टी में आने वाले ज्यादातर लोगों ने लॉन्ग कोट पहन रखा था जिसे वो अंदर आते वक्त एक सफेद पगड़ी वाले नौकर को दे देते थे और वो अदब से झुककर उन्हें सलाम करता और कोट लेकर चला जाता। उस रात मैंने अपने घर पे दावत रखी थी। शेयर मार्केटिंग में मेरी ट्रेडिंग कंपनी ने कई गुना मुनाफा कमाया था, जिसकी खुशी में मैंने ये दावत रखी थी। शहर के कई नामचीन लोग पार्टी में आए थे। इनमें से कुछ बड़े कारोबारी थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ वकील थे और कुछ बड़े टीवी पत्रकार भी थे। वो कमरा चमकीली आराइश से जगमगा रहा था। खाने पीने की दर्जनों डिशेस मेज पे करीने से सजी थीं और हर तरफ सजे धजे वेटर ड्रिंक सर्व कर रहे थे। हल्का हल्का म्यूजिक फिजा में गूंज रहा था। मैं ग्रे कलर का 3 पीस पहने हुए मेहमानों से बातें कर रहा था। अरे अरे आइए आइए, कैसे हैं खान साहब? अरे ईद का चांद तो आप हो गए। नमस्ते श्रीवास्तव साहब। अरे ग्लास तो खाली है आपका। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं देख रहा था कि उस बड़े से हॉल में थोड़ी थोड़ी दूर पर 4-4, 5-5 के ग्रुप में खड़े लोग बातें कर रहे थे। मेरी नज़र सबसे आखिरी में जहां ड्रिंक्स का काउंटर था उसी के पास ऐसे ही एक ग्रुप के पास गई। मैंने देखा कि वहां पे कुछ वकील और पत्रकार वो बैठे किसी मुद्दे पे बातें कर रहे थे। मैंने सुनने की कोशिश की। कोई कह रहा था, देखिए बहुत सारे देशों में अब फांसी की सजा को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये गैर इंसानी बात है। इट्स इनह्यूमन। आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं? एक बुजुर्ग वकील बहुत जोश में बोल रहे थे। उन्हें शायद सांस की कोई बीमारी थी, इसलिए उनकी नाक पर एक पाइप जैसा कुछ लगा था जो पीछे जाकर एक सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। एक नौजवान लड़का जिसने चेक वाली कमीज पहनी थी, वो उनका सिलेंडर एक ट्रॉली पर रखे उनके पीछे खड़ा था। उस चेक कमीज वाले लड़के का यही काम था कि वकील साहब जहां भी जाते थे वो ट्रॉली को खिसकाते हुए उनके पीछे पीछे चलता था। वो पीछे चुपचाप खड़ा था। वकील साहब अपनी नाक पर लगा हुआ वो पाइप ठीक करते हुए बोले, भाई देखिए, फांसी देना बिल्कुल गलत बात है। वकील साहब की बात सुनकर एक नामी अखबार का पत्रकार बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। अरे भाई, जान से मारना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि और लोगों की सुरक्षा भी तो स्टेट की जिम्मेदारी है। और फिर अगर आप उम्र कैद को ही बहुत सही कह रहे हैं तो सजा तो उम्र कैद की भी अमानवी है। क्या आप लोगों को पता है कि एक आदमी जिसको पता हो कि वो पूरी जिंदगी अब जेल में बिताने वाला है, वो हर दिन मरता है? अरे फांसी वाला तो एक बार मरता है और वो उसके किए की सजा है, सजा खत्म, उसका दर्द भी खत्म। लेकिन आप जो कह रहे हैं यानी उम्र कैद, वो ज्यादा इनह्यूमन है, ज्यादा अमानवीय है क्योंकि उसमें आप एक ही शख्स को उसके गुनाह के लिए रोज मारते हैं। बहस अब मजेदार होती जा रही थी। मैं भी वहीं पर रुक गया और मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनने लगा। सीनियर वकील इस तर्क से कुछ लाजवाब तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बोले, देखिए आप जो कह रहे हैं कि उम्र कैद में रोज मरने वाली बात, कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन जिंदा रहना तो हर हाल में मौत से बेहतर है कि नहीं? गलत कह रहे हैं आप। अचानक मेरी आवाज हॉल में गूंज गई। सबकी गर्दन मेरी तरफ घूम गई। अरे आइए आइए आइए, बैठिए। सब लोग मेरे लिए जगह बनाने लगे। मैं वहां बैठ गया। क्योंकि बहस मजेदार थी तो मैं भी शामिल होना चाहता था, इसलिए मैंने उस बुजुर्ग वकील से कहा, देखिए फांसी और उम्र कैद दोनों में कोई फर्क है नहीं। सही बताऊं तो अगर आप ये कहते हैं कि फांसी की सजा देना अमानवीय है, तो जो भाई साहब ने कहा कि भाई उम्र कैद अमानवीय है,
बिल्कुल सही बात है। भाई आपको अंदाजा भी नहीं है कि कैद होने पर हर दिन हर पल कैसे कोई मौत के काटता है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कैद हो जाने पर हर दिन हर पल कैसे मौत की तरह कटता है। इंसान पागल हो जाता है और कभी कभी तो वो जेल में अपने आप को ख़त्म कर लेता है। भाई माना मैं शेयर मार्केट में बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैंने भी साइकोलॉजी की 3 किताबें लिखी हैं और काफ़ी पढ़ा लिखा है इस बारे में। तो मेरी ये बात तो आप कम से कम मानेंगे कि उम्र कैद की सज़ा का जो असर होता है वो किसी इंसान के दिमाग को बिल्कुल लाचार कर देता है। ऐसा नहीं है सर। एक आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने चौंक के देखा। वो आवाज वकील साहब के पीछे खड़े चेक कमीज वाले उसी लड़के की थी जो उनका सिलेंडर लेके चलता था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि यहां पढ़े लिखे लोगों की बातें चल रही हैं और वो 2 कौड़ी का अनपढ़ लड़का मेरी बात को काट रहा है, वो भी ये कह के कि ऐसा नहीं है। दिल तो आया कि उसे झड़क दूं वहीं पर मैंने वकील साहब का लिहाज किया। वो शायद उनका कोई मुंह लगा नौकर था। लड़का आगे बोला, देखिए आपने कहा है कि वो जहन पे बहुत बुरा असर करता है। मैं देखिए बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, 7वीं तक ही स्कूल गया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के बीच में बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में इंसान के जितने भी डर हैं जिनसे वो खौफ खाता है, वो सारे डर आखिर में मौत पर जाकर ही ख़त्म होते हैं। इंसान दुनिया बनने से अब तक मौत से ज़्यादा डरावनी चीज़ अब तक नहीं खोज पाया है। वकील साहब पीछे घूमे और अपने नौकर की तरफ मुस्कुरा के देखा कि बड़ी अच्छी बात कही तुमने। पर मेरे तन बदन में तो आग लग गई। एक 7वीं पास आदमी मेरी बात को काट रहा है और मैं जो शेयर ट्रेडिंग का इतना बड़ा कारोबारी हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतनी किताबें लिख चुका हूं, हाँ, मुझे दुनिया का अंदाजा है और वो जाहिल आदमी मेरी बात काट रहा है। मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा, 7वीं पास हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पढ़ लिख लोगे तो किसी का सिलेंडर नहीं खींचना पड़ेगा और तब समझ पाओगे कि उम्र कैद आदमी को पगला देती है। हर सुबह उसे लगता है कि वो किसी का खून कर दे, क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहता है। वो चेक कमीज वाला लड़का सिलेंडर खिसकाते हुए बोला, तो ये बात तो उस इंसान पे भी लागू होती है जिसे फांसी की सजा सुना दी गई हो। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है पर तारीख तय नहीं हो पाती, तो वो तो रोज मरते होंगे। सब लोगों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने बहुत पते की बात कही। ये सुन के मेरे तन बदन में फिर से आग लग गई। दिल किया कि इसका खून कर दूं अभी। पर हां, ईमानदारी से कहूं तो एक बात तो है, उस लड़के में कुछ तो बात थी। वो तर्क ऐसे देता था कि बात करने में मजा भी आता था। सबके सामने बातों में खुद को हारता देखकर मैं जीतने की कोशिश में और ज्यादा बोलने लगा। शराब का गिलास हाथ में लिए मैं जोश में उसके हर सवाल का जवाब देता जा रहा था और वो मेरे हर जवाब पर एक नया सवाल दाग रहा था। हम दोनों के बीच एक बहुत ही मजेदार डिबेट सी चलने लगी। सब लोगों ने हमें घेर लिया और हम दोनों की बातें सुनने लगे। मैं बहुत जोश में आ गया था। हमारी बात चलती रही। सब लोग हमें देखते रहे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। बातचीत तेज होती जा रही थी। कुछ लोगों ने हमें इशारा भी किया कि अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं। पर मैं तब तक जोश में आ गया था। मैं उस अनपढ़ जाहिल से हारना नहीं चाहता था। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, एक मिनट, इसका फैसला अब आज ही होगा। मैंने नशे के जोश में कहा, उस लड़के की तरफ देखकर। वो भी कम नहीं था। बोला, बाकी सब मैं नहीं जानता सर, पर अगर मुझे अपने लिए चुनना हो तो मैं उम्र कैद चुनूंगा, फांसी नहीं। मैंने कहा, तुम 6 महीनों में जेल की दीवारों पर सर पटकने लगोगे, पागल हो जाओगे। ऐसा नहीं है सर। नहीं है तो रह के दिखाओ, और रह पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं। एक्सक्यूज मी सर। एक नौकर ने मेरा हाथ पकड़कर थोड़ा खींचते हुए कहा, सर चलिए प्लीज, पार्टी में सब देख रहे हैं आपको। मैंने उससे हाथ चढ़ाते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा, मैं नशे में नहीं हूं, मैं सीरियस हूं। बताओ, मैं सीरियस हूं। 15 साल रह पाओगे जेल में? हाँ, और अगर तुमने 15 साल गुजार लिए बिना पागल हुए, बिना सुसाइड किए, तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़। बोलो अब। पार्टी में हलचल होने लगी। वो लड़का मेरी आंखों में गौर से देखने लगा। वो कुछ सोच रहा था, जैसे कुछ जोड़ घटा रहा हो, कुछ हिसाब लगा रहा हो। उसने एक बार अपने मालिक वकील साहब की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहे थे।
फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोला, मुझे मंजूर है। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें इसी घर के बेसमेंट में एक कमरे में बंद करूंगा, जहां तुम 15 साल तक किसी भी इंसान से कांटेक्ट में नहीं रहोगे। उस कैद खाने में तुम्हें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, दवाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई आवाज नहीं होगी, न धूप होगी, न छांव होगी, न अखबार मिलेगा। बस, कर पाओगे ये? बोलो। कर लूंगा सर, पर सुनो, एक शर्त और है। वो क्या? वो ये कि तुम जिस बेसमेंट के कमरे में बंद होगे, उस दरवाजे की एक चाबी तो मेरे पास होगी कि खुदा न खास्ता तुम पागल वागल हो गए, मरमर आ गए, तो मैं तुम्हें निकाल सकूं। लेकिन दूसरी चाबी तुम्हारे ही बिस्तर के ठीक सामने वाली दीवार पे हमेशा लटकती रहेगी, जिसे तुम सोते जागते हमेशा देख सकोगे। यानी तुम जब चाहो दरवाजा खोलकर बाहर आ सकते हो। इस तरह मेरे ऊपर कोई लीगल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा कि मैंने तुम्हें कैद किया। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो पहला दिन शुरू होता है और अशर कमरे में बंद हो जाता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रोज कमरे से उसके चीखने की आवाज आती है। अशर के कमरे से चीखने की आवाजें तेज हो रही थीं। वो कभी गुस्से में चीखता और कभी रोने लगता था। कभी कोई सामान उठाकर दरवाजे पर मारता। मैं संभलता हुआ उस कमरे के पास पहुंचा। वो बेसमेंट के धुंधलके में किनारे की तरफ बना हुआ एक कमरा था, जहां न कोई आहट थी न कोई रोशनी। एक लोहे का काला दरवाजा था जो कमरे पर कसा हुआ था। मैं उस कमरे के पास पहुंचा। कमरे से आवाजें आ रही थी, चीखने की, रोने की। मैंने अपनी कमर में लगी हुई रिवॉल्वर को छूकर चेक किया। बंदूक मैंने क्यों ली थी? क्योंकि मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी और मैं जानता था कि जो शख्स एक ही जगह पर कई महीनों के लिए बंद हो, वो अक्सर अपना दिमागी तवाजुन, अपना मेंटल बैलेंस खो देता है। उसे उन सब लोगों पर गुस्सा आता है जो आजाद हैं। और मैं तो अशर की गुलामी की वजह था। ये बहुत मुमकिन था कि अगर मैं दरवाजा खोलूं ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, तो वो मुझ पर हमला कर दे। वो अपने हाथों से मेरा गला दबा दे और भाग जाए। आजादी से बढ़कर इस दुनिया में किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। अशर, अशर तुम ठीक हो? मैंने आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज रुक गई। तुम अगर चाहो तो अभी इसी वक्त बाहर आ सकते हो, या मैं अंदर आ जाता हूं। मैं अपनी चाबी साथ लाया हूं। बोलो, खत्म करें ये खेल? हार मानते हो? नहीं, अंदर मत आइएगा आप। अंदर से अशर की घोटी घोटी आवाज आई। ये शर्त जारी रहेगी। मैं बस चीख कर और रोकर अपने अंदर का गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। ये शर्त जारी है और जारी रहेगी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हालांकि मुझे हैरानी हुई कि एक 7वीं पास आदमी ह्यूमन साइकोलॉजी की इतनी बारीक बात कैसे जानता है कि किसी जगह पर कैद होने पर आप जोर जोर से चीख कर और रोकर अपना मेंटल बैलेंस ठीक रख सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तो बस देखने आया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, मैं ठीक हूं। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मरमरा जाओ। जिंदगी 10 करोड़ से बहुत कीमती होती है दोस्त। हमारी तो नहीं होती सर, अंदर से अशर ने कहा। एक औसत आम इंसान की जिंदगी 10 करोड़ की नहीं होती। लोग पूरी जिंदगी घिस जाते हैं, तब भी करोड़ नहीं देख पाते। वैसे मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, बस दिक्कत यह है कि ये जगह बहुत बोरिंग है और करने के लिए कुछ है नहीं। किताबें पढ़ोगे? मैंने अपने पीछे खड़े नौकरों पर रौब डालने के लिए कहा कि वो समझें कि मैं कितना नर्म दिल आदमी हूं और पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे जहन में कितनी अहमियत है। किताबें पढ़ो। मैं अपनी कुछ किताबें भिजवा दूंगा तुम्हें अंदर। तुम्हें और चाहिए तो और ले लेना। अशर ने कुछ नहीं कहा। मैं वापस लौट आया और वो दिन खत्म हो गया। पर इस दिन मैंने एक भूल कर दी थी, और वो भूल थी उस 7वीं पास अशर को किताबों की तरफ जाने का रास्ता दिखाना। उस दिन के बाद अशर ने पहली बार ढंग से किताबें पढ़नी शुरू की और उसे मजा आया। हालांकि वो अटक अटक कर पढ़ता था, पर उसने अगले 7 दिनों में
वो किताब पूरी कर ली और बहुत ही इत्मीनान से पढ़ी, किताब में लिखे एक एक लफ्ज़ का मतलब समझते हुए। कुछ दिन गुजरे कि उसने एक दराज से एक चिट्ठी बाहर फेंकी, जिस दराज से खाने की थाली अंदर सरकाई जाती थी। उसमें लिखा था, क्या मुझे कुछ और किताबें मिल सकती हैं जो थोड़ी आसान ज़बान में लिखी हों? मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगने लगा है। मैंने नौकरों से कहा कि कुछ और किताबें दे दी जाए और अपने सारे दोस्तों यारों को और वो सारे लोग जो उस दिन पार्टी में मौजूद थे, उन्हें मैंने बताया कि भाई देखिए मेरी दरिया दिली, कि एक आदमी को बंद किया है, ऊपर से उसे किताबें भी दे रहा हूँ ताकि वो समझ सकें कि मैं तालीम का कितना बड़ा पैरोकार हूँ। खैर, किताबें पहुँचा दी गई। फिर कुछ महीनों तक उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई। फिर उसने एक और चिट्ठी भेजी और कुछ किताबें मांगी। फिर कुछ महीनों के बाद और किताबें, और वो खत में यह भी नहीं लिखता था कि आसान भाषा वाली किताबें चाहिए। वक्त बीतता रहा, 2 साल गुजर गए। लोग मुझसे पूछते थे कि कैसी कट रही है, तो मैं कहता था अरे अभी 2 ही साल हुए, अभी तो बहुत लंबा टाइम बाकी है। जोश जोश में हाँ कह गया लड़का, मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा हूँ जिंदगी का, और क्या, कौन सा वो 15 साल रही लेगा, अरे भाग खड़ा होगा देखिएगा कुछ दिन में। लेकिन ऐसा था नहीं। तीसरे साल तक आते आते अशर अब संभल गया था। खूब किताबें पढ़ता और अंदर बैठा रहता। उसने शराब और तंबाकू मांगना भी बंद कर दिया था, बल्कि उसने खत लिखा था, उसमें उसने कहा था, शराब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि शराब पी लेता हूं तो एक बहुत मजबूत ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर निकल जाऊं, और तब खुद को संभालना मुश्किल होता है। और तंबाकू इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जब बंद कमरे में एक बार तंबाकू जलाता हूं तो वो धुआं से भर जाता है। मुझे आप कुछ और किताबें भेज दीजिए, फिलॉसफी की किताबें भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इस तरह अशर ने किताबें पढ़ना शुरू की। वो कभी फिलॉसफी की किताबें मांगता, कभी लिटरेचर की, कभी किसी अलग भाषा की बेसिक किताबें, कभी साइंस की किताब, और इस तरह 7-8 साल गुजर गए। पर वो किताबें पढ़ता रहा। फिर उसने इतिहास पढ़ना शुरू किया और कई सालों तक इतिहास की किताबें पढ़ता रहा। बीच बीच में वो पढ़ी हुई किताबें थाली वाले रास्ते से बाहर सरका देता था, क्योंकि उसने इतनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी कि अगर वो उस कमरे में रखता तो जगह नहीं बचती। वक्त बीतता गया। 8 से 10 साल हुए, 11 साल हुए, 12, 13, 14। वो किताबें पढ़ता रहा। उसके पास बस एक ही काम था, किताबें पढ़ना। 14 साल गुजर गए और किताबें पढ़ते पढ़ते वो अब एक गजब का इंटेलेक्चुअल बन गया था, जिसे कई भाषाएं आती थी, जो दर्शन शास्त्र का एक्सपर्ट था, जिसने लिटरेचर को चार्ट रखा था, मॉडर्न पोएट्स, पुराने राइटर्स, साइंटिस्ट के जर्नल, राजनीति शास्त्र की किताबें और पता नहीं क्या क्या। और 15 साल आते आते वो बिल्कुल बदल गया था। और सिर्फ वही नहीं, 15 साल आते आते मेरी जिंदगी भी बदल गई थी। जब मैंने ये शर्त लगाई थी तब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, पर अब मैं एक औसत कारोबारी बनकर रह गया था, क्योंकि इस बीच मैंने अपना सारा पैसा शेयर बाजार में लगाया था और वो इत्तेफाक से डूब गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय इस घर के, जहां सोफे पर बैठा सिगरेट जलाकर मैं ये पूरी कहानी याद कर रहा था। उफ, अरे उंगली जल गई। अचानक मेरी उंगली में जलन महसूस हुई तो मैंने उन पुरानी यादों से लौट आया। मैं अपना गाउन पहने दूसरी मंजिल के उस कमरे में सोफे पर बैठा था। मैंने सिगरेट को देखा जो मेरी उंगलियों के बीच दबी थी, वो राख में बदल गई थी। मैंने उसे सावधानी से आश्रय में रखा और फिर कमरे में चलने लगा। आज की रात उस शर्त की आखिरी रात थी। कल शाम 6 बजे अशर को उस कमरे में गए पूरे 15 साल हो जाएंगे, और मैं कल शाम को वो शर्त हार जाऊंगा। पर कहां से दूंगा उसे 10 करोड़ रुपए? मैं तो अपनी सारी दौलत शेयर मार्केट में हार गया था।
ले देकर इस घर के अलावा कुछ नहीं बचा है मेरे पास। यह भी 2 करोड़ का नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट की बुनियाद पर अशर कोर्ट में यह कहे कि फिलहाल यह मकान उसके नाम कर दिया जाए, लेकिन कागजों के हिसाब से तो कोर्ट उसकी बात मान भी लेगा और मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। उफ, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी मेरे जहन में कुछ चमका और मैंने सोचा कि क्यों ना वो किया जाए जिससे यह पूरा बखेड़ा ही खत्म हो जाए। क्यों ना अशर को खत्म कर दिया जाए। मुझे याद आया कि शर्त शुरू होने के कुछ महीनों के बाद जब एक रात अशर चीख चिल्ला रहा था तो मैं एक बार अपनी रिवॉल्वर कमर में दबाकर उसके पास गया था कि कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे। पर उसी दिन मैं उसे किताबों की नसीहत देकर चला आया था। उसी वक्त उसे खत्म कर देना चाहिए था। उस बात को अब 15 साल गुजर गए, पर कोई नहीं, जो तब नहीं किया वो अब करूंगा। सोचते हुए मैंने घड़ी की तरफ देखा और रात होने का इंतजार किया। रात को 3 बजे मैं चुपचाप अपने बिस्तर से उठा, लॉन्ग कोट पहना, चेहरा ढका ताकि कैमरे में ना आए, फिर अपनी अलमारी से बंदूक निकाली और वो चाबी भी, और अशर के कत्ल के इरादे से मैं बेसमेंट के उस कमरे की तरफ चला गया। बेसमेंट में अंधेरा था, कोई नौकर नहीं था। मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा और अपनी चाबी से अशर का दरवाजा खोला। दरवाजे के ताले में जंग लग गया था, कुछ मुश्किल से खुला, पर एक आहट के साथ खुल गया। मैंने दरवाजा अंदर ढकेला तो एक अजीब सी महक मेरे नथनों में भर गई। मैंने उस हल्के अंधेरे कमरे को गौर से देखा। कमरे में हर तरफ किताबें ही किताबें ढेर थी, खुली किताबें, बंद किताबें, नीचे गिरी हुई, बिस्तर पर पड़ी, फर्श पर पैर रखने की जगह नहीं थी। एक किनारे एक मेज लगी थी जिससे सटी हुई कुर्सी पर अशर बैठा था, मेरी तरफ पीठ करके, और वो मेज पे झुका हुआ था और एक खुली हुई किताब पर उसका सर टिका हुआ था। शायद किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गया था और 15 सालों में उसे इसकी आदत भी हो गई थी कि वो बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते सो जाता था। मेरी नजर सामने दीवार पर लटकी उस चाबी पर भी गई जिसे अशर ने 15 सालों तक नहीं छुआ था। मैं सावधानी से उसके करीब पहुंचा और अशर की तरफ देखा। उसने एक मैली सी बनियान पहनी थी और उसके बाल कंधों तक थे, पर वह बहुत उम्र दराज लग रहा था। उसकी खाल ढीली हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी उम्र से दोगुना हो गया है। मैंने दाएं बाएं देखा और अपनी कमर में लगी रिवॉल्वर को बाहर निकाला। मैं उसके पास पहुंचा ताकि सर से सटा के गोली मार सकूं, ताकि उस हल्के अंधेरे में निशाना सही लगे और उसके बचने का कोई चांस ना हो। मैं कदम बढ़ाते हुए उसके पास पहुंचा तो नजर मेज पर गई। उसी किताब के ठीक बगल में कागज रखा था जिसकी लिखावट ताजा थी। मेरी नजर कागज पे गई तो मैंने उसे उठाया और उसे गौर से देखा। वो एक खत था जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। उस खत में लिखा था, आज एक बहुत खास दिन है क्योंकि आज मेरी गुलामी का आखिरी दिन है। कल मैं इस 15 बाय 20 के कमरे से आजाद हो जाऊंगा। इस कमरे में रखा एक बिस्तर, 2 प्लेटें, एक गिलास, एक पंखा, एक मेज, कुर्सी और अनगिनत किताबें। कल मैं इन सब से दूर हो जाऊंगा। ये रात आखिरी है और परसों का सूरज मेरी आजादी का गवाह होगा। पर इससे पहले कि मैं इस कमरे को छोड़कर जाऊं, मुझे आप सब से, जो मेरे बारे में सोचते होंगे, जो मेरे बारे में जानते हैं या शायद आगे कभी जानेंगे, उन सब से कुछ कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझ पर तरस खाते होंगे कि मैं इतने सालों से एक कमरे में कैद हूं, पर सच बताऊं, मैं कैद नहीं हूं। ये जो किताबें मेरे आसपास बिखरी हैं, इनके जरिए मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पर घूम कर आया हूं।
मैंने दुनिया की सबसे हसीन औरतों के साथ मोहब्बत की है। मैं अलास्का की बर्फीली ज़मीन पर दौड़ा हूं, मैं रेगिस्तान की तपती ज़मीन पर चला हूं। मैंने दुनिया के उन जंगलों में उगे अनोखे फलों को चखा है जिनका जायका तुम लोगों को नहीं पता। मैंने इतिहास में लौटकर उन हस्तियों के साथ बात की है जो अब कभी नहीं लौटेंगी। मैंने उन किताबों के जरिए 8 ज़बानें सीखी हैं जिन्हें मैं फर्राटे से बोल सकता हूं। मैंने साइंस के सिद्धांत पढ़े हैं, ईश्वर को समझा है, मौत से मुलाकात की है। और ये सब पढ़ने के बाद मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि यह सारा ज्ञान बेकार है, यह सारा इल्म फजूल है, यह दुनिया फर्जी है और तुम्हारा वजूद सिर्फ एक सपने की तरह है। तुम एक दिन आंख खोलोगे और जान पाओगे कि तुम जो देख रहे थे वो सब झूठ था। मैंने तुम लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं और अब मैं तुम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ज्ञानी हूं, आलिम हूं। और मैंने ये जाना है कि ये दुनिया सिवाय एक छलावे के और कुछ भी नहीं है। तुम सब झूठे हो, अच्छे कपड़े पहनकर एक दूसरे को और खुद को धोखा देते हुए तुम किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे हो जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है। मैं धिक्कारता हूं तुम्हारी इस शहरी दुनिया पर जहां तुम जानकारी को इल्म कहते हो। मेरा मन इस दुनिया से भर गया है। मैं ठोकर मारता हूं तुम्हारी इस बसाई हुई दुनिया और उसके नियमों पर। और तुम चाहे जितना ज्ञान जमा कर लो, चाहे जो भी बन जाओ, सब बेकार है, क्योंकि एक दिन मौत तुम्हें इस दुनिया से ऐसे गायब कर देगी जैसे तुम कभी थे ही नहीं। यह सब एक छलावा है। तुम जी रहे हो क्योंकि तुम पैदा हुए और वैसे जी रहे हो जैसे तुम्हें समझाया गया, पर मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। मुझे तुम्हारी इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए मुझे यह शर्त नहीं जीतनी। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इस शर्त की जीत भी नहीं, पैसे भी नहीं। कल शाम को 6 बजने से ठीक 5 मिनट पहले मैं अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर इस कमरे से बाहर चला जाऊंगा ताकि मैं ये शर्त हार जाऊं। कागज मेरे हाथ में कांप रहा था। अशर अब भी मेज पर झुका हुआ था। मैं क्या समझ रहा था और वह क्या निकला। खुद पर शर्म आई मुझे। मैंने कागज को वापस वहां पर रख दिया और मैं वापस चला आया। कुछ देर के बाद मैं अपने बिस्तर पर लौट आया, लेकिन अशर के खत में लिखी ये एक एक बात मेरे जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसी खत को पढ़कर ऐसे लगा जैसे मैंने सैकड़ों लेखकों, प्रोफेसर्स और इंटेलेक्चुअल्स को घंटों तक पढ़ा और सुना है। उसकी हर बात मेरे जहन में गूंज रही थी। एक पल में ऐसा लगा जैसे सब कुछ बेमायने है। वो 15 साल पहले वाला 7वीं पास अशर अब दुनिया का शायद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था और उसकी हर बात हमारी दुनिया की रंगीनियों को, हमारी जिंदगी के झूठ को, हमारी खोखली फिक्रों को नंगा कर रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं जिस फिक्र में कई हफ्तों से परेशान था कि कंपनी डूब गई है, मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा, ये सारे सवाल अचानक मुझे बेमायने लगने लगे। उम्र कैद और फांसी से शुरू हुई वो बहस जिंदगी पर खत्म हो गई थी। अगली शाम मैं अपने कमरे में लगी स्क्रीन पर नजर गड़ाया था। ठीक 5:55 पर दरवाजा खुला। दाढ़ी बढ़ाए अशर मैले कपड़ों को झाड़ता हुआ बाहर आया। उसने एक अंगड़ाई ली और चुपचाप गेट से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं उसके कमरे में वापस पहुंचा और उसकी वो चिट्ठी जो मेज पर रखी थी उसे उठाकर सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। और उस दिन के बाद से अब तक अशर का कोई पता नहीं चला। वो कहां गया कोई नहीं जानता।